बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ आप कर चुके होंगे और हमेशा की तरह दिन का आगाज़ अल्लाह पाक की बाबरकत नाम से किया होगा। फर्स्ट वर्किंग डे है, मंडे मॉर्निंग। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आते हैं, कुछ लोग सुस्ती का मुजाहरा कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ के वीकेंड गुजरा है। अच्छा, आप फिर से ऑफिस जाएंगे, फिर से अपने काम काज करेंगे। एक अजीब सी उनकी एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर रखी होती है। लेकिन जनाब, अगर जितनी आप पॉजिटिविटी के साथ, खुश दिली के साथ, नेक नीति के साथ आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं, फर्स्ट वर्किंग डे हो या दिन का आगाज़ हो, उतनी खूबसूरती के साथ आपका पूरा दिन या पूरी रूटीन गुजरती है। तो कोशिश किया करें, ये जो उकताहट का शिकार हो जाते हैं, ये जो अजीब से वसवसे आप क्रिएट कर लेते हैं, उनसे ज़रा आप अवॉइड ही किया करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। अगर आप इसको महसूस करें तो आप जितना इसमें सुकून पाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको लगेगा कि मैं अब काम के लिए जाऊंगा तो कैसे कर सकूंगा, अच्छा रास्ते में मुझे रश मिलेगा, ट्रैफिक होगी, फिर से जाके बॉस की डांट डपट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है आपको वो फेस करनी पड़ेगी, बाज़ दफ़ा लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, आपके एसी बंद हो जाते हैं या टाइम से एसी ऑन नहीं होते हैं, तो वहाँ पर भी मसला आ जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने बिल्कुल जो है उस पर अपने कान नहीं धरने, उनको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, नज़रअंदाज करना है, और ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, जो रौनकें हैं, आपने उनको ज़रूर इंजॉय करना है। आगे बढ़ते हैं। आज की पहली जो स्टोरी है, पहली डोज, वो आपके साथ शिरकत है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बताते चलूँ कि पिंडी इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं वो खोल तो दिए गए हैं, जो कि काफ़ी दिनों से बंद थे और बड़ी दुश्वारी का हमें सामना था। लेकिन अभी भी चूँकि कहा जा रहा है कि वक्तन फ़वक्तन रूट लग सकता है, कुछ टाइम के लिए जो है वो ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर हो सकती है। अभी जब मैं सुबह ऑफ़िस के लिए आ रही थी, तकरीबन कोई 8 बजे के करीब का टाइम था, हमारा जो पार्क रोड है जिस पे हमारा ऑफ़िस है पूरा ब्लॉक था, स्टक था, जस्ट बिकॉज के रूट लगा हुआ था। तो अगर आप घर से निकलें, ऑफिस के लिए निकलें, किसी भी काम के लिए, तो आपने आधे घंटे का, 1 घंटे का मार्जिन ज़रूर रख कर निकलना है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आपको रूट का या डाइवर्जन का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आते हैं स्टोरी की जानिब। स्टोरी हमारी बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसको अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे देखते ही ना, उस चीज़ को जब मैं देखती हूँ ना, उस जानवर को देखती हूँ, तो मेरे होशो हवास जो है ना वो अपने ठिकाने पे नहीं रहते। मैं डर जाती हूँ, लोग उससे भागते हैं, मैं उसकी तरफ भागना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने सेंसेस खो देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जनाब सांपों की। बिल्कुल, बहुत ख़तरनाक होते हैं। और ये एक ख़ातून की स्टोरी है, बड़ी ब्रेव है, बहादुर है भाई, कमाल। इस ख़ातून को हम सलाम पेश करते हैं। चाइना का ये वाक़या है जनाब, और हज़ारों सांप ये ख़ातून पालती हैं, और इन सांपों को पाल कर यानी कि उसने अपना ये सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक ये चीज़ें हैं, को देख के कुछ ऐसा डर सा हो रहा है। लेकिन ये जो ख़ातून है, ये हज़ारों सांपों को पाल कर सालाना 4 करोड़ रुपए जो है, या उससे ज़ायद कह लें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये कमाती हैं। और चाइना से इनका ताल्लुक़ है, और इसकी जो पैदाइश है वो 1995 में हुई थी। और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद 2 साल बाद वो अपने आबाई जो इलाका है वहाँ वो वापस चली जाती है, और सांपों को पालने के लिए अपने वालिद की मदद करने लगती है। यानी कि इससे कबल जो है वो इनके वालिद इस काम में थे, उसके बाद इन्होंने अपने वालिद के साथ ये काम शुरू कर दिया। और अब वो 60,000 से ज़ायद, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 60,000 से ज़ायद सांपों की वो देखभाल कर रही हैं, जिसमें 50,000 से ज़ायद सांप बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, जबकि लगभग 10,000 जो हैं उनको आप कहें तो बुरा सांप भी आप उनको कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके वालिद को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उनकी जो बेटी है वो भी इस काम में उनकी हेल्प करे, क्योंकि वो इसे ऑब्वियसली ये ख़तरनाक काम है, वो ख़तरनाक इसको समझते भी थे। उन्होंने काफ़ी मना किया, लेकिन चूँकि औरत की उस खातून की दिलचस्पी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने भी सांपों को पालना है। तो अब आप इस स्टोरी को सुन के ये नहीं कीजिएगा कि हम भी सांप रख लेते हैं, वो सालाना इसमें 4 करोड़ से ज़ायद कमा रही है तो वाई नॉट हम भी इस काम में आ रहे। देखिए, इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, बहुत सारे हिफाजती मेयर्स होते हैं जिनको पूरा करना होता है, कुछ लाइसेंस होते हैं। ये तो इंटरनेशनली हमने आपको स्टोरी सुनाई, तो कुछ लाइसेंस होते हैं जो आपको इशू करवाने पड़ते हैं। तो इस ख़तरनाक खेल की तरफ, ये शौक़ की तरफ आपने बिल्कुल नहीं आना। इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंटरटेन के लिए, लेकिन यहीं तक आपने रखनी, इस पर अमल आपने बिल्कुल नहीं करना। आप टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, आपके हेल्थ के हवाले से है और सेहतमंद डाइट के हवाले से है।
بہت ساری بیماریاں آج کل جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے جسٹ بیکاز آف ہمارا لائف اسٹائل. اس میں ہم کیا کھاتے ہیں, کب کھاتے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں اور کتنا ڈائجسٹ کر رہے ہیں, یہ بڑا پرابلم ہے. تو ذرا آج اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بیلنس ڈائٹ رکھی جائے, اور جو کھا رہے ہیں اس میں ہونا کیا چاہیے, کیا کھانا چاہیے. موسم چینج ہو رہا ہے اور اس موسم میں خاص کر ہمیں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, فوڈ پوائزننگ کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زہیب احمد صاحب. السلام علیکم زہیب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ زہیب وقت دینے کے لیے. زہیب بتائیے گا کہ اس وقت وہ ایسی ایسی بیماریاں ہم سن رہے ہیں, پہلے ہم سنتے تھے کہ آفٹر 40s آفٹر 50s کچھ بیماریاں آتی ہیں, جیسے ڈائبٹیز کی بات کریں, بلڈ پریشر کی بات کریں, ہارٹ ڈیزیز کی بات کریں, یا اور کچھ دیگر ایسے ویکنس بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے. اب یہ وہ بیماریاں ہیں جو بہت ارلی ایج میں بھی آ رہی ہیں. وجہ کیا ہمارے جو روزمرہ کی خوراک ہے, ہمارا لائف سٹائل ہے؟ اس کے اندر دو فیکٹرز آتے ہیں. ایک آپ کا فوڈ انٹیک جس کو ہم ان شارٹ ڈائٹ بولتے ہیں, دوسرا ہمارا موومنٹ آ جاتا ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اگر ہم پاسٹ میں چلے جائیں, اور جو ہمارے بڑے تھے ان کی موومنٹ زیادہ تھی, جس کی وجہ سے ان کو ارلی 40-50 تک ڈیزیز کے کم چانسز ہوتے تھے, اور لمبی عمریں تھیں. اور آج کل 20-22-25 سال کے بچوں کو ڈائبٹیز ہے, فیٹی لیور ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. ایون کہ اب تو چھوٹے بچوں کے چائلڈہڈ اوبیسٹی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یس, اچھا اوبیسٹی کی آپ نے بات کی, کچھ ہماری خواتین ہیں جو اپنے اس موٹاپے کو کم کرنے کے لیے سیلف ڈائٹنگ کرنے لگ جاتی ہیں, کیا یہ درست ہے؟ سیلف ڈائٹنگ, اگر آپ کے پاس نالج ہے, آپ کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں نے اپنی ڈائٹ کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, دین یو کین گو فار. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے اور خود سے فاقے اسٹارٹ کریں گی یا اسٹارویشن کریں گی, صبح کھا لیا پھر رات کو کھا لیا, تو وہ ڈائٹنگ نہیں کھلائے گی. ایگزیکٹلی, ڈائٹنگ مین کہ ایک پیٹرن آف فوڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے. اوبویسلی اب یہ تو آپ کا جو ڈائٹیشن نیوٹریشنسٹ ہے وہی آپ کو ایک پراپر گائیڈ کر سکتے ہیں, آپ کی ہائٹ کو, آپ کے ویٹ کو, آپ کی ایج کو دیکھتے ہوئے وہ چیزوں کو, اور باڈی کی کس کنڈیشن کے اندر ہے اس سب کو رکھتے ہوئے. اچھا, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنا ہوا ہے, ویٹ بڑھانے میں تو ہم مہینوں سالوں ہمارے لگے ہوئے ہوتے ہیں, ویٹ کم کرنے میں ہم ایک مہینہ ہمارے پاس کیوں ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے؟ ہم پاکستانی ہر جگہ نا شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ بس آج رات کو کچھ ایسا ہو اور ہم صبح تک ٹھیک ہو جائیں, یا زیادہ سے زیادہ 2 months. اب فار ایگزامپل ایک پرسن ہے, اس نے 3-4-5 سال اپنا سب کچھ لائف اسٹائل, انٹیک, سلیپ پیٹرن, سارا کچھ اس کا نوپر ڈسٹرب ہے, اینڈ ہاؤ ہی کین ایکسپیکٹ کہ میرا 1 month میں یا 2 month میں ٹھیک ہو جائے گا. ویٹ لاس ایک سلو سسٹینیبل پروسیس ہے, شارٹ کٹ جس میں کوئی بھی نہیں ہے, اور جتنا آپ سلولی گریجولی جائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. ہوتی ہیں سم ٹائم. فار ایگزامپل ایک مہینے میں 15 کلو پھینکنا ہے یا 12 کلو یا 10 کلو پاسبل ہے, لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ کس کو پتا. خطرناک ہے. نارملی ہمارے جو ایون کہ پرسوں لاسٹ ایئر انڈیا کیرلا میں ایک اسٹارویشن کی وجہ سے 16 یا 17 ایئر بچے کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اس وجہ سے. اوہ مائی گاڈ, اس لیے کہتے ہیں ایکسپرٹ کی سننی چاہیے, کیونکہ نارملی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہفتے میں کم, بہت بھی حد مارو تو 1 کلو وزن آپ نے کم کرنا ہے. یس, یہ اسٹینڈرڈ ہے, زیادہ نہیں, ہیلدی ویٹ لاس ہے یہ. ایگزیکٹلی, لیکن ہم کہتے ہیں فوراً ہو. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزمرہ روٹین کے اندر ہمارے جو مرد حضرات ہیں یا ہمارے جو خواتین ہیں وہ اپنی خوراک میں ایسی کون سی غلطیاں کر رہی ہیں جس سے یہ جو ہم ڈفرینٹ ڈیزیزز کی بات کر رہے ہیں ان کی بھرمار دیکھنے کو مل رہی ہے؟ اس پہ سب سے ٹاپ پہ آتا ہے ہمارا کاربوہائیڈریٹ انٹیک, شوگر جسے ہم کہتے ہیں. کاربز اور شوگر آر بوتھ آر سیم تھنگ, دونوں ایک ہی چیز ہے, ان دونوں میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے. پھر اس میں پروسیس اور نیچرل کی بات آتی ہے. صرف دونوں کا کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے اوپر امپیکٹ کیسا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سب سے بڑی مسٹیک, فار ایگزامپل آپ صبح اٹھی ہیں, چائے اور پراٹھا کھا لیا, چائے پراٹھا 1 انڈا, اب آپ کے پاس کاربز بھی زیادہ ہیں, فیٹ کا کانٹینٹ بھی زیادہ ہے, اور 1 انڈے میں بیچارے میں 6 گرام پروٹین, اور 6 گرام پروٹین آپ نے بس لی ہے. اوبویسلی. تو ہیلدی ناشتہ کیا ہے پہلے یہ بتائیں. ویسے ہیلدی اور انہیلدی جو ٹرمز ہیں نا, میں پرسنلی اس کے بہت اگینسٹ ہوں. پرسنلی میں بہت اگینسٹ ہوں. ہمیں ناشتے میں کیا کھانا چاہیے؟ اس کی ریزن یہ ہے نا, اب فار ایگزامپل آئی ایم اے فٹ, تو اگر میں ہفتے میں 1-2-3 دن پراٹھا پورشن کے اندر میں کھا لوں, اٹس فائن. If a person is obese, overweight, اور وہ بھی اگر اسی روٹین کو فالو کرے گا اور اپنی باڈی کے نیڈ کے اکارڈنگ اپنی نیوٹریشن پروفائل کو سیٹ نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے انہیلدی ہو جائے گا, ایشو ہوگا. یس, تو آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ بہترین ناشتہ کیا ہے؟ بیسٹ آپشن جو ہے وہ اوٹس مل ہے. اوٹس ان کو سمپل آپ سوک کر کے یا بوائل کر کے لے لیں, بیچ میں نٹس
फ्रूट एक आधा काट लें, साथ में 2-3 बॉयल एग्स ऐड कर लें, प्रोटीन एंड कार्ब बैलेंस। हमारी ख़वातीन कहाँ इतने दुश्वारी करती है, 5-10 मिनट भी नहीं लगते, 5-10 मिनट भी नहीं लगते। अच्छा, वेरी गुड, बड़ा आसान है यार, 5-10 मिनट। इवन के पराठे बनाने में तवे पे डालना वो काम लंबा प्रोसेस है, यानी ज़्यादा आसान हो जाएगा बजाय वो जो हम बाकी हम नाश्ता बनाते हैं। फास्ट फूड कल्चर जो है ये भी, इसका रुझान भी हमें बड़ा देखने को मिल रहा है। आप मार्केट जाएं, आपको देसी फूड कम, और वहाँ पे अगर एक देसी है ना तो 10 साथ में फास्ट फूड वाले होंगे। तो इस फास्ट फूड के हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात आए? फास्ट फूड इटसेल्फ बुरी चीज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने फास्ट फूड को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है ज़्यादा। मैं ऑफिस में हूँ, मैंने अपने साथ मील नहीं कैरी किया हुआ, आई डोंट हैव टू ईट, सीधा बस मोबाइल उठाया और कुछ अपने लिए ऑर्डर करवा लिया। अब उसके अंदर क्या है, सिर्फ आपको एनर्जी मिल रही होती है, जो हम कैलोरीज की बात में कर रहे हैं, सिर्फ कैलोरीज होती हैं, न्यूट्रिएंट उसके अंदर नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सिर्फ कैलोरी ले रही होती है और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप वेट गेन की तरफ जाते हैं। ज़ुहैब, हम मज़ीद इस पे बात करते हैं बच्चों के हवाले से। नाज़रीन, मैं ज़रा ज़ुहैब से जानूं कि हमें ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद बच्चों को हमने फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा लगा दिया है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, इन डिटेल इस पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, आपकी सेहत और सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो कितनी ज़रूरी है और किस तरह से बीमारियों से हम बच सकते हैं अपनी खुराक पे फोकस करते हुए, इसी पे बात करें। वापस टॉपिक पे आने से पहले आपके साथ एक रिपोर्ट हम शेयर कर लेते हैं। हारूनाबाद की ये रिपोर्ट है जनाब, गंदम की कटाई के हवाले से है। वैसे तो गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया, कहीं पे लोग खुशियां मना रहे हैं, कहीं पे लोग गमज़दा भी हैं। ज़रा इस रिपोर्ट के हवाले से देख लेते हैं। जी, प्ले कीजिए। हारूनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की फसल की कटाई का सिलसिला जारी है। खेतों में किसान और मजदूर सुबह से शाम तक कटाई में मसरूफ अमल है। किसानों का कहना है कि मौसम साजगार रहने से इस बार फसल बेहतर हुई है और पैदावार में इजाफे की उम्मीद है, मगर हुकूमत की तरफ से डीजल की बुलंद कीमतों की वजह से फसल की बर्दाश्त पर अखराज पहले की निस्बत दुगना हो रहे हैं, जो कि किसान के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फसल काफ़ी बेहतर है और काफ़ी दिनों से कटाई में मसरूफ़ हैं। उम्मीद है कि इस दफ़ा हुकूमत रेट अच्छा देगी ताकि किसान का फ़ायदा हो। ये सारा साल की मेहनत का नतीजा है, इसी से किसान का घर चलता है। हुकूमत को चाहिए कि खरीदारी का अमल जल्दी शुरू करे। दूसरी जानब किसानों ने मुतालबा किया है कि गंदम की सरकारी खरीदारी के मराकज फौरी तौर पर फाल किए जाएं ताकि इन्हें अपनी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिल सके। हारूनाबाद में जारी कटाई का ये मरहला किसानों के लिए उम्मीद और खुशी की अलामत है, ताहम बेहतर नरख और हुकूमती तावन ही इस खुशी को मुकम्मल बना सकता है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ लोग जो हैं वो फसलों की कटाई पे बड़ा खुश हो रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा गमज़दा भी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रेट्स अभी मुकम्मल उस तरह के फिक्स नहीं किए गए। फिर जो एक बारिशों की वजह से नुकसान हुआ वो अलग से, तो हम अच्छे की उम्मीद ही लगा सकते हैं और ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तानों को सब्र अता करे। वेल, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। जो है फास्ट फूड की मैं बात करी थी, बच्चे हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमने उनको इस हवाले से कहते हैं ना कि आदी बना दिया है कि अगर उन्हें कुछ भी खाना है तो फास्ट फूड चाहिए। देसी खुराक की बात करें तो उस पर वो मुँह चढ़ाने लग जाते हैं, वेजिज़ की बात करें तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे हम दूध दही की बात करें या देसी खुराक की बात करें तो वो मुँह चढ़ाते हैं, लेकिन फास्ट फूड की तरफ या फ्रीज़ी ड्रिंक्स की तरफ हमने उनका रुझान ज़्यादा कर दिया है। तो बच्चों के लिए ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है इस तरह से रैपिडली अगर वो इसमें रहें तो? देखें, पाकिस्तान की ओवरऑल हेल्थ स्टेटस जो है वैसे ही पीक पे है, ठीक है। और अपकमिंग जो बच्चे हैं अंडर 10, 5 या जो आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वो फास्ट फूड की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो हेल्थ स्टेटस की जो रेशियो है वो ऊपर जाएगी। अभी जैसे आपने कहा कि फास्ट फूड से हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखें, जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता होता कि फास्ट फूड क्या है, फिज़ी ड्रिंक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर मदर, यानी कोई टेस्ट उसका डेवलप नहीं हुआ था। और वो जो टेस्ट डेवलप हो रहा होता है वो मदर ही कर रही होती है, क्योंकि 5 साल तक तो बच्चा माँ के पास ही होता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, वो चीज़ें नहीं देखता है, और उस दौरान आपने उसकी किस तरह से हैबिट बिल्डिंग की है और क्या क्या टेस्ट आपने उसको प्रोवाइड किए हैं वो ज़्यादा मैटर करती है। ठीक हो गया। क्या आप समझते हैं कि बच्चों को एक हेल्दी डाइट या सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो किस तरह उनका टेस्ट डेवलप कराएं, छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी ऐसी डाइट कुछ मिक्सचर करके या टेस्ट उनका डेवलप हो? इसके अंदर स्टार्टिंग में तो अब किसी को भी आप डायरेक्ट फॉरेन डाइट की तरफ नहीं लेके आ सकते। बड़े भी नहीं आते, बच्चे तो बच्चे हैं। हाँ।
تو اس میں آپ نے ایک ایک سٹیپ کر کے لے کے آنا ہے. یا تو آپ نے پہلے سٹارٹ میں بریک فاسٹ کو چینج کرنا ہے, یا تو اس کے ساتھ کوئی چیز ایڈ اپ کرنی ہے جس سے اس کی نیوٹریشن پروفائل فل ہو سکے, اور ایک دو چیزیں سائڈ پہ کریں. فار ایگزامپل اگر بچہ ڈیلی اسکول میں ایک جوس نیسلے کا لے کے جاتا ہے اور وہ ایمٹی کیلریز ہیں, جسٹ شوگر ہے, اس کے بجائے آپ اس کو ڈرائی فروٹس دے دیں, نٹس دے دیں, کوئی ایپل فروٹس دے دیں, کوئی چکن بنا کے اس کو دے دیں لنچ کے لیے, تو یہ ایک چھوٹی سی چینج بھی ہیلپ کر سکتی ہے. اوکے, یعنی کہ ایک دم بچے پہ پریشر نہ ڈالیں. بڑے بھاگ جاتے ہیں, بڑے اوبویسلی بڑے جو ہے نا وہ تنگ پڑتے ہیں کہ ایک دم ہم نے نہیں کرنا. جن لوگوں کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں یا دل کے امراض میں مبتلا ہیں, ان لوگوں کو آپ کیسی ڈائٹ سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, شوگر تو اٹ سیلف خود بیماری ہے نہیں, اٹس بایولوجیکل ریئیکشن آف دا فوڈ, کہ آپ نے جو فوڈ کھایا اس کی ریئیکٹ میں باڈی نے کیا کیا. اب شوگر میں سمپلی کیا ہوتا ہے کہ باڈی انسولین یا بنانا چھوڑ دیتی ہے یا تو کم کر دیتی ہے. اب اس میں اسٹارٹنگ میں یا تو آپ نے کاربوہائیڈریٹ کیلکولیشن کی طرف جانا پڑے گا کہ آپ نے کتنی مقدار میں کاربز لینے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ ٹائمنگ بھی میٹر کرتی ہے. خوراک کمپلیکس کاربز ہو گئے, اوٹس ہو گئے, باجرا ہو گیا, یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ایزی سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی, اور زیادہ تر ہم نے ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو پروسیس کھانوں سے, یہ تندوری نان وغیرہ جو ہیں, ان چیزوں سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو گندم کی روٹی ہے, گندم اٹ سیلف بری نہیں ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی گندم کے اندر آئرن فورٹیفیکیشن بھی کی جا رہی ہے, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ تاکہ جو اپ کمنگ بچے ہیں یا مائیں ہیں وہ انیمیا سے بچ سکے. تو اب اگر گندم کی روٹی ایک اتنی ہے اور ایک اتنی ہے, تو ان دونوں کا باڈی پہ ریئیکٹ جو ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. صحیح. تو اگر ہم پورشنز پہ کام کر لیں تو گندم بری چیز. اچھا, ہمیں اکثر ہمارے نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کھانے کی ایک پلیٹ بنانی چاہیے, وہ تھالی میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ یس, مائی پلیٹ کا کانسیپٹ ہے. اب اس میں ہم سمپلی اگر ہماری لارج پلیس ہے تو اس کو ہم 4 یا 3rd کوارٹر پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک 1/4 میں آپ کاربس یوز کر سکتے ہیں, اور ہاف پلیٹ کے اندر آپ اپنے ویجیٹیبل یا فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں, اور ایک سائڈ پہ اگر آپ کا چکن ہے یا چاول ہے یا پھر یوگرٹ کا کوئی ہے, تو 3 سے 4 فوڈ گروپ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ایزیلی, جس سے آپ کی اوور آل فوڈ بیلنس بھی ہو سکتی ہے, ڈائٹ بیلنس کی جا سکتی ہے. آپ کی باڈی کی جو نیڈ ہے وہ اس تھالی میں مکمل ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر کوئی دن میں 2 سے 4 مرتبہ تو کھاتا ہے. اگر میں 5 مرتبہ کھاتا ہوں, نارمل بندہ 3 مرتبہ کھاتا ہی ہوگا. خواتین ہر وقت کھاتی رہتی ہیں, تو بکریوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ ہر وقت کھاتی رہتی ہیں. ویل, صرف خوراک پہ ہی فوکس کرنا ضروری ہے یا ساتھ ساتھ کو فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے؟ جتنی زیادہ خوراک کو پریورٹی دینی چاہیے ٹاپ پہ ڈائٹ کو, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز کو زیادہ دینی چاہیے, تاکہ آپ جو کھا رہے ہو وہ یوٹیلائز ہی ہو سکے. اگر وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہا اور ایکسیس کیلریز فوڈ اندر جا رہا ہے اور اس نے آگے فیٹ میں کنورٹ ہی ہونا ہے, جب فیٹ آئے گا, باڈی موٹاپا آئے گا, تو بیماریاں تو آئیں گی. عام ہمارے جو پاکستانی ہیں, جو شہری ہیں, جو بالکل اپنے کھانے کا خیال نہیں رکھتے, فوکس نہیں کرتے, انہیں کوئی مشورہ دیں جس میں 3 ڈائٹ آپ انہیں سجیسٹ کریں. دیکھیں, ہر ڈائٹ جو ہوتی ہے نا, وہ اس کے پیچھے کوئی اسپیسیفک ریزن ہوتی ہے. اگر ہم کیٹو کی بات کر لیں تو اس کی جب وہ انوینٹ ہوئی تھی تو اس کی ایک اسپیسیفک ریزن تھی, اور مشورہ سب کے لیے ایک ہی ہے. 3 ڈائٹ بتائیں, 3 اچھی ڈائٹ جو کہتے ہیں نا ڈائٹ ایک ہی ہے, بیلنس ڈائٹ ہے. باقی جتنی بھی ڈائٹس ہیں, جتنی بھی ہیں ڈائٹس, وہ ساری کسی اسپیسیفک کنڈیشن کے لیے بنائی گئی ہیں. اب جیسے ڈیش ڈائٹ ہے, ڈائٹری اپروچ ٹو اسٹاپ ہائپر ٹینشن, وہ اسپیشلی ہائپر ٹینسر پیشنٹ کے لیے بنائی گئی ہے. اب اس کو آپ ویٹ لاس, ویٹ گین یا کسی اور ڈیزیز کے اندر یوٹیلائز ابھی جیسے اب گرمی شروع ہو گئی ہے, لوگ ڈی ہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین میں یہ بہت ایشو پایا جاتا ہے, تو کوئی ایک ڈرنک سجیسٹ کریں جو ہمیں ہائیڈریٹ رکھے. سمپل آپ پنک یا بلیک سالٹ یوز کریں, واٹر, اور اس کے اندر ہاف لیمن یوز کر لیں, اور پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے, 2 سے 3 لیٹر پر ڈے. زبردست, تھینک یو سو مچ زہیب آپ کے وقت. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج جیسے فرسٹ ورکنگ ڈے ہے, منڈے کا دن ہے, یعنی کہ پیر کا دن ہے, تو یہ دن نئی امیدیں لے کر آتا ہے یا نئی آزمائشیں لے کر آتا ہے. ہم نے سر اس پہ بات کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم منڈے کی بات کریں, ٹیوزڈے, وینسڈے, ہم کسی بھی دن کی بات کریں, ہر دن جو ہے وہ ہمیں ایک نئی اپرچونٹی دیتا ہے کچھ نیا کرنے کی. لیکن جہاں تک ہم منڈے کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس دن کو ایک دباؤ کی طرح
لیتے ہیں. لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے تو وہ نئی پلاننگز کے ساتھ آتے ہیں, یعنی کہ ویکنڈ کے بعد جب وہ اپنے ورکنگ ڈے کا آغاز کرتے ہیں تو وہ رسک لیتے ہیں, وہ چانس لیتے ہیں, نئے آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کی نسبت دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, کام کی ذمہ دار جو کام ہے, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں, یا پچھلے ہفتے کی جو تھکن ہے اس کو وہ منڈے پہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. ذرا اوور اسی سچویشن پہ ہم بات کریں گے کہ حقیقت میں کس طرح سے ہم اپنے منڈے مارننگ کو, اس فرسٹ ورکنگ ڈے کو اچھا بنا سکتے ہیں تاکہ یہ جو تھکاوٹ ہے, اکتاہٹ ہے, یہ عجیب سے یہ انزائٹی اسٹریس ہے, یہ ہم سے دور ہے اور نئی پلاننگز جو ہیں ان کو ہم سامنے لے کر آئیں. ایک نئی ایک مضبوط جو شروعات ہے وہ ہونی چاہیے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. ردا شوکت صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ردا؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ردا بتائیے گا کہ کیا واقعی پیر کا دن جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, یا کہیں نہ کہیں یہ صرف اور صرف ہماری ایک ذہنی تاثر ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں ایک چیز ڈال رکھی ہے کہ منڈے بڑا مشکل دن ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا ایسا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ پیر کے دن میں نیا دن شروع ہوتا ہے تو اس میں کام بھی زیادہ ہوتا ہے, اس میں کام کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے, آپ کو نئی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے ہوتی ہیں آپ کے پاس. لیکن اس میں ایک ہیومن سائیکالوجی بھی ہے کہ جب چونکہ ہمارا برین جو ہوتا ہے اس کو فوراً ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے, تو منڈے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہیکٹک ڈے ہوتا ہے, اس میں آپ کو فوراً ریوارڈ نہیں ملتا, منڈے کے بعد آپ کو آف نہیں ہوتا, تو ہمارا جو برین ہوتا ہے اس کو فوراً ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے. اور اگر ہم آج کل کی جنریشن کی بات کریں تو وہ بھی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ کام کر رہے ہیں, ان کو تو بس محنت کرنی نہیں پڑے لیکن ہمیں ریوارڈ مل جائے. تو اس لحاظ سے منڈے تھوڑا ان کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے. ادروائز ان کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں, منڈے کے جو ٹاسک ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, یا ڈفرینٹ اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو اگر ہمارے سیکٹرز میں تھوڑا سا کام کیا جائے, یعنی کہ جو منڈے کے ٹاسک ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر دیا جائے اور کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھی جائیں جس سے آپ کا برین فریش ہو. بیسیکلی یہ آپ کی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ کا برین جو ہے وہ تھکن محسوس کرتا ہے جب آپ ہیکٹک ڈے کے بعد. اچھا, کیا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے جو ویکینڈ کی ہم نے ایک روٹین سیٹ کی ہوتی ہے, جیسے ورکنگ ڈے ہوتا ہے نا, ہمیں اپنا سارے اسکیجول سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ منڈے کو یہ ہوگا, ٹیوزڈے کو یہ, وینسڈے کو یہ, ساری چیزیں ہم نے لائن اپ کی ہوتی ہیں. ویکینڈ کو موسٹلی ہم نے کوئی پلان نہیں کیا ہوتا, بس بے ترتیبی سے چیزیں چل رہی ہوتی ہے, سڈن ہمارے پلان بن جاتے ہیں. تو یہ جو ویکینڈ کی ایک بے ترتیبی ہے یہ بھی ہمیں تھکا دیتی ہے کہ ہم منڈے مارننگ کو پھر اکتاہٹ کا شکار. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ کی جو ہمارا برین ہوتا ہے نا اس میں بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے, سرکاڈین ریدم اس کو ہم بولتے ہیں, تو وہ ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اکارڈنگ کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح ہماری نیچرل انوائرمنٹ میں ہمارے سونے جاگنے کی روٹین فکس ہوتی ہے, کام کرنے کی ہمارا چونکہ وہ ایک بایولوجیکل کلاک سیٹ ہوا ہوتا ہے, تو جب ہم ویکینڈ پہ ہوتے ہیں تو ہماری چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں, سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ہم زیادہ سونے لگ جاتے ہیں, کام میں جو ہوتا ہے ہم دوسری لیئر ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے نا کل منڈے ہم نے آفس جانا ہے, رات کو نیند نہیں آتی, تو وہ پھر آپ کی سلیپ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, تو اس کا بھی منڈے پہ پھر امپیکٹ چلا جاتا ہے. بالکل ایسے یہ ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جنہوں نے صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے کہ رات کو بالکل نیند نہیں آ رہی ہوتی. ایسے ہی ہے, اسی وجہ سے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے. ویل جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے کیا موٹیویشن ہونی چاہیے تاکہ یہ منڈے مارننگ کو برڈن نہ سمجھیں؟ ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے جیسے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان میں کام ہو رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں, منڈے کے ٹاسک کو ڈیوائڈ کر دیں فردر ڈیز پہ. اسکول گوئنگ چلڈرنس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے موسٹلی ٹیسٹ جب ہم بھی ٹین ایج میں تھے, اسکول جاتے تھے, منڈے کو سارے ٹیسٹ ہوتے تھے, تو موسٹلی ہم منڈے کو پھر چھٹی بھی نہیں کر سکتے تھے چونکہ وہ فرسٹ ڈے ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا سسٹم چینج کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہمیں ادر ایکٹیویٹیز کی طرف جانا چاہیے, اپنے برین کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیے, تو ان کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. پلاننگ کتنی ضروری ہے کہ ہم اپنے ویکینڈ پہ اپنے منڈے مارننگ کی پلاننگ شروع کر دیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, پلاننگ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارا جو برین ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بایولوجیکل کلاک کے اکارڈنگ سیٹ ہوتا ہے, تو آپ کو یہ کرنا چاہیے, چونکہ باقی دنوں میں ہماری کچھ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ویکینڈ پہ ہماری پلاننگ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور جب ہم بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں تو ہم منڈے کی پلاننگ نہیں کرتے ہیں پھر. تو منڈے کی پلاننگ بہت ضروری ہے. یہ ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے منڈے کو ہیکٹک نہ بنانے کے لیے. آپ کا وہ دن اچھا گزر سکتا ہے اگر آپ پہلے سے پلاننگ کریں اس کے لیے, ٹاسک کو چنکس میں ڈیوائڈ کر لیں, چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں, اور کوشش کریں کہ جو ٹاسک ضروری ہیں آپ وہ کر لیں. اب جس طرح ہم اپنی بات کریں گے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے
5 days a week हमें शो करना है, तो मेरा ये होता है कि मैं अपने उस ये वीकेंड पे ये काम मैं मस्ट करती हूँ कि अपने नेक्स्ट वीक के जितना भी मेरा वार्डरोब है उसको मैं लाइन अप कर देती हूँ कि मुझे मंडे को ये पहनना है, ट्यूसडे को ये, ताकि मुझे बाद में अगर कहीं मैं बिजी भी हो गई हूँ तो वो मेरी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल तो ये आई थिंक ये छोटी छोटी प्लानिंग्स होती है, बाज़ दफ़ा हमें बड़ा रिलैक्स कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके ब्रेन को ना एक मैसेज चला जाता है। सबसे ज़रूरी जो एक चीज़ होती है ना, वो होती है हमारी सेल्फ टॉक। हमारा जो ब्रेन है, आप समझ लें ब्लाइंड है, तो वो उसको जो मैसेज मिल रहा है, जो उसको आउटपुट मिल रहा है, सॉरी इनपुट मिल रहा है, वो आपको आउटपुट देगा। तो जो आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा, आपका ब्रेन फर्दर आपकी बॉडी को मैसेज कन्वे करेगा, आपकी बॉडी फर्दर प्रोसीड करेगी। तो सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें सेल्फ टॉक पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। हमारी आज के नौजवान नस्ल नहीं करती है, इसमें थोड़े से सोशल फैक्टर्स भी आते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, तो वो उसमें आपको पता है कि आजकल मुझे लगता है कि हम सब कोई मंडे ब्लू सिंड्रोम से गुजर रहे हैं हम लोग, तो ये चीज़ें फिर इन ट्रेंड्स को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। काम की ज़्यादती, जैसे आपने एग्जांपल दी कि नॉर्मली टेस्ट जो हैं वो भी मंडे को ही रखे जाते थे, इस तरह अगर ऑफिस की बात करें तो नॉर्मली मीटिंग्स वगैरह या कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशंस हैं वो भी मंडे को ही शिफ्ट कर दी जाती कि वीकेंड के बाद मंडे को ये चीज़ें होंगी। सो आपने समझती कि इन चीज़ों को आगे ट्यूसडे या वेडनेसडे को, ताकि वो एक रूटीन सेट हो जाए, तो फिर जाके ये काम का अगर बर्डन है जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है और बर्डन भी है, उसको जो मिड हमारे वर्किंग डेज है उसमें लेकर आए, ताकि क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही हेक्टिक हो जाता है, ब्रेन है तो हेक्टिक हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ब्रेन एक रिलैक्स मूड से दोबारा से, इसको हम कंट्रास्ट इफेक्ट मुश्किल हो जाता है ना, जब एक दफ़ा बिल्कुल आप रिलैक्स होते हैं और फिर आप एक हेक्टिक रूटीन पे आते हैं, तो आपके ब्रेन को भी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, तो उसको एक्सेप्ट करने में चीज़ें टाइम लगता है। तो बिल्कुल हमें ये चीज़ें डिवाइड करनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि हमारे सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली ज़रूरी है। कैसे चेंज कर सकते हैं? अच्छा, हमारे स्कूल में ऐसा है, वैसे तो हमारा जो शोबा है माहिर नफ्सियात का, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप हर सेक्टर में, कारपोरेट सेक्टर्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह पे आप एक साइकोलॉजिस्ट हायर करें। ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट ये होता है कि देखिए अभी मेंटल हेल्थ को अभी तक भी स्टिग्मा ही समझा जाता है, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इसकी कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल ऐसे ही ये समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमें थोड़ा सा ना इस स्टिग्मा को ब्रेक करना चाहिए और हमें पॉजिटिविटी की तरफ चलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक साइकोलॉजिस्ट हायर करें जो कि फर्दर आपको देखिए साइकोलॉजिस्ट आपको डेस्टिनेशन नहीं देता, वो आपको पाथवेज प्रोवाइड करता है। डेस्टिनेशन आपकी अपनी है, मुसाफत आपकी अपनी है, लेकिन उसको किन किन रस्तों से गुजरना है, चूंकि आप ऐसी रूटीन में ब्लैंक हो जाते हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो आपको पाथवेज प्रोवाइड करता है, तो आप फिर डेस्टिनेशन तक आसानी से चले जाते हैं। अच्छा, जो हमारे नौजवान या ओवरऑल हम बात करें मर्दों की या जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी बात करें, जो मंडे मॉर्निंग को बर्डन समझ रही होती हैं या काम का बर्डन मोस्टली आ भी जाता है, बिल्कुल या एक रिलैक्सेशन मोड से निकल के हम वर्किंग मोड पे आते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो क्या इससे हमारी फिर मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है कि वो फिर बाकी दिनों पे उसके असरात नज़र आने लग जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपका जो ब्रेन है ना, मैंने आपको बताया कि वो आपके सेल्फ टॉक पे चल रहा है, तो वीकेंड पे चूंकि हम जब बहुत रिलैक्स होते हैं, हमारा ब्रेन भी रिलैक्स होता है, तो वीकेंड समझ लें कि हमारी ब्रेन वेकेशंस हैं। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम ब्रेन वेकेशंस पे चले जाते हैं, तो हमारे पूरे वीकेंड आप समझ लें एक ब्रेन वेकेशन है आपके लिए। तो जब उससे निकल के आप दोबारा रूटीन में आते हैं, वर्किंग में आते हैं, तो आपके लिए चीज़ें, चूँकि आपकी एक तो हमारी प्लानिंग नहीं होती है और दूसरा हम थोड़े से ख़ुद को सैल पसंदी में चले गए, हम लोग थोड़े ज़्यादा चले गए हम, तो वो हमें चीज़ें मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं फिर, तो इससे हमारी जहनी सेहत पे बिल्कुल असर होता है। लोग डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, एंजाइटी की तरफ जाते हैं, और ये चीज़ें फर्दर सिर्फ आपके डेज पे इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, ये आपकी फर्दर लाइफ पे इम्पेक्ट करती हैं। आपकी लाइफ जो होल लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी वो ऑफिस की जो थकावट है, जो डिप्रेशन है, वो फिर आप घर में भी लेके आते हैं। वो आप सम टाइम ऐसा होता है कि आप घर में भी नहीं लेके जा सकते, आप सप्रेस करते रहते हैं। जब आप चीज़ें सप्रेस करते हैं तो उनको देखिए, आप आपका जो ब्रेन है ना वो भी थक जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरबर्डनाइज हो जाती हैं, वो बर्नआउट हो जाता है, तो उसको भी कहीं पे कैथारसिस करना होता है, तो वो आपको फिर वही चीज़ मिलती है कि जो आपको थोड़ा सा लो होता है, घर में जाके फिर चूंकि आपकी वहाँ पे चलती है तो आप वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल,
لیکن یہ اس کو ہمیں تھوڑا سا جو ڈیفنس میکانزم ہے وہ بہتر استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے جو اس سے دیکھیں نا پھر آپ کے فیملی انوائرمنٹ پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, آپ کی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی فردر پوری لائف ہی تقریباً ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ صرف منڈے مارننگ کا ہی سوال نہیں ہے, بالکل یہ اوور آل آپ کی لائف کا سوال, ہول لائف آپ کی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. بالکل, تو اس کو یعنی کہ لائٹ آپ نے نہیں لینا کہ منڈے مارننگ ہے, کام کا برڈن ہے تو چلو کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا, نہیں, آپ کی پوری زندگی جو ہے, آپ کے ریلیشنز جو ہیں بالکل وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہماری وہ خواتین جن کو ہم ہاؤس وائف کہتے ہیں, جو ہماری گھریلو خواتین ہیں, کیا پیر کا دن ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہوتا ہے جیسے جاب کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا, ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ سرکمسٹانسز تھوڑے سے الگ ہیں. ان کے لیے اس لیے چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ان کے لیے ویکینڈ ہیکٹک ہوتا ہے, چونکہ بچوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے. ویسے تو وہ ڈیلی روٹین میں گھریلو کام ہی کر رہی ہوتی ہیں, تو بھی چونکہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن ویکینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو باقی کے پورے دن کے کام پینڈنگ ہوتے ہیں باقی دنوں کے, تو وہ آپ ویکینڈ پہ لے کے آتے ہیں. تو وہ کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد چونکہ ہسبینڈ گھر ہوتے ہیں تو ان کی بھی تھوڑی سی, ہسبینڈ جو ہے وہ دوسرا بچہ ہی ہوتا ہے آپ کا, اس کی دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے چیزیں, تو ان کے لیے اس طرح سے ہیکٹک ہو جاتا ہے منڈے, کیونکہ وہ تھک جاتی ہیں, اور پھر ان کے لیے منڈے کو جلدی اٹھنا, چونکہ بچوں کو اسکول بھیجنا, اور وہ تھوڑا سا زیادہ ان کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے. ویکینڈ کی بات کریں تو کس طرح ویکینڈ کو ہم ایسے بنائیں, اتنا پروڈکٹیو بنا لیں یا اتنا اس کو ایک آسانی سے لے کے چلیں کہ وہ ہمارے پیر کے لیے چیلنجنگ کریٹ نہ کرے؟ کوئی اس کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی ایڈوائسز؟ ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں, جب ہماری باقی دنوں کی روٹین ہوتی ہے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ویکینڈ پہ بھی اسی روٹین کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ جلدی اٹھنے کی روٹین ہے تو آپ ویکینڈ پہ بھی جلدی اٹھ جائیں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جب آپ کے ایشوز بنتے ہیں نا, تو آپ کی دو چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. ایک آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے, ایک آپ کی ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہوتی ہے. سلیپ ڈسٹرب ہوگی تو آپ کا گٹ ڈسٹرب ہوگا, گٹ ڈسٹرب ہوگا تو سلیپ ڈسٹرب ہوگی, اور یہ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی تو آپ انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف جائیں گے. جب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جلدی اٹھیں, ارلی مارننگ جو ہے وہ روٹین بنائیں اپنی. ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اس سے ایکسرسائز کرنے سے آپ کی ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو اسٹریس کو ریلیز کرنے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایکسرسائز کو جو ہم باقی دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم ویکینڈ پہ بھی اس کو کنٹینیو کریں. صحیح, اور تاکہ ہماری روٹین جو ہے وہ سیم رہے. ہم ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں. جس طرح ہمارے فون کے اندر ایک ریسیٹ کا آپشن ہوتا ہے نا, کہ ہم اپنے فون کو ریسیٹ کر سکتے ہیں, وہ بالکل فریش ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک منڈے مارننگ کو بھی ہم کچھ اس طرح سے اگر لے کر چلیں تو اس سے ہماری زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے. اب کیسے اس کو پریکٹیکلی کیسے کیا جائے, کیونکہ نارملی لوگ کہتے ہیں باتیں تو بڑی آسان ہوتی ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے, پیر کا دن, ایک نیا آغاز, نئی شروعات یا پھر نئے چیلنجز لے کر یہ دن آتا ہے. اسی پہ بات کریں. واپس ٹاپک کی جانب آنے سے پہلے آپ کے ساتھ ہم ایک سٹوری شیئر کر لیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کمپٹیشن ہے, مقابلہ ایک ہو رہا ہوتا ہے. ابھی اس کا رزلٹ نہیں آتا, ابھی آخری لمحات نہیں آتے, لیکن جو ایتھلیٹ ہے اس نے پہلے سے ہی جشن منانا شروع کر دیا اپنے فتح کا, یعنی کہ اپنی کامیابی کا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے. دیکھیں, کامیابی کے اگر آپ بالکل قریب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ پہلے سے جشن منانا شروع کر دیں. کب کہاں کیا ہو جائے, اگلے لمحے میں کیا ہو جائے, بالکل کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو جناب اس ایتھلیٹ نے یہی کیا ہے کہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچنے سے قبل اس نے جشن منانا شروع کر دیا, لیکن یہ لمحہ اسے ناکامی کا شکار یہ لمحہ اسے کر دیتا ہے. اور یہ وہ سبق ہے جس کا سامنا امریکہ میں ایک میراتھن میں شریک ایتھلیٹ کو ہوا کہ اس نے بیفور جو رزلٹ تھا اس سے پہلے اس نے جشن منانا شروع کر دیا. جناب یہ فیسٹیول 2026 میں ہوتا ہے, اور ایک ایتھلیٹ اس وقت ہار گیا جب اسے فتح یقینی نظر آنے لگی. اس نے اس سے قبل ہی جشن منانا شروع کر دیا, لیکن آخری ہی لمحات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جو دوڑنے والا شخص تھا اس نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اور ریس جیت لی, کیونکہ اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا. جیسے اس نے ہار ماننے سے انکار کیا, اس نے سوچا کہ اب میں بالکل جیت چکا ہوں, اور یہی اوور ایکسائٹمنٹ جو تھی اس کی جیت کے آڑے آگے. اس لمحے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے, اور یہ ریس کا بہت زیادہ ایک کہیں تو آپ ایک فلم کا سین جیسے آپ کہیں تو یہ ایک نظر آ رہا تھا. جب اس سے آگے دوڑنے والا ایتھلیٹ
फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा तो उसे यकीन था कि वो रेस जीत चुका है। इस यकीन के बाद उसकी जो रफ्तार थी वो बड़ी कम हो जाती है और उसने जश्न मनाने के लिए हाथों को फिजा में बुलंद कर दिया और फिनिशिंग लाइन अबूर करने से कबल ही वहाँ मौजूद तमाम जो तमाशाई थे उनको देखने लगा और उनकी सताइश का इंतज़ार जो है वो करने लगा। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही लम्हात में उसकी ये जो खुशी है, ये जो जीत की खुशी है, वो हार में बदल जाती। इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी वक्त से पहले कुछ तवक्कुआत ऐसी ख़ास कर ना लगाएं जब आप किसी रेस में हैं, किसी कंपटीशन में हैं। देखिए, ये ज़िंदगी पूरी एक रेस है। आप अपने करैक्टर में हैं, एक कंपटीशन में हैं, तो कभी भी वक्त से पहले आप उम्मीदें वाबस्ता ना कर लें। कुछ लम्हात लगते हैं, ज़िंदगी हमारी पूरी तब्दील हो जाती है। तो ये ओवर एक्साइटमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस होना जो है, ये बाज़ दफ़ा हमें नुकसान पहुंचा देता है, हमें हार का सामना करना पड़ जाता है। तो आप सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी इस ज़िंदगी की इस गाड़ी को, जिस रेस में, जिस दौड़ में आप शामिल हैं, उसको लेकर चले। किसी को पीछे छोड़ने की या किसी को कमतर समझने की आपने कोशिश नहीं करनी है। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। रिदा हमारे साथ है। रिदा, बताइएगा, पॉजिटिविटी, सोच, बिल्कुल हमारे जो एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट है, जैसे अब ये रिपोर्ट भी आपने देखी कि हम वक्त से पहले वो एक्साइटमेंट का शिकार हो गया और वो जो उसके ओवर कॉन्फिडेंस था उसने उसे हरा दिया। ना कि वो शुक्रगुजारी का मुजाहरा करता कि मैं बिल्कुल वही करीब पहुंच गया, तो लाइन को क्रॉस करने के बाद वो खुशी मनाता, लेकिन उससे पहले ही उसने वो चीज़ें की और उसको हार का सामना करना पड़ा। यही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलती हैं। खासकर मंडे मॉर्निंग की बात करें, वीकेंड को हम कहते हैं खैर है, सुबह हम कर लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। जब मंडे मॉर्निंग का टाइम आता है, जब दिन आता है, जब ऑफिस जाना है या काम के लिए, सब कुछ धरेगा धरा रह जाता है। तो ये जो पॉजिटिविटी है या शुक्रगुजारी है या एक सब्र के साथ करने वाली चीज़ें हैं, इसकी कितनी ज़रूरत है इस वक्त हमारी ज़िंदगी में? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि जो हमारी सेल्फ टॉक होती है वो बहुत मैटर करती है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो मस्बत बोलें। मस्बत बोलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। जहाँ तक अभी आपने बात की एक्सपेक्टेशंस की, जब हम एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं तो ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड कर दें। क्योंकि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी ना, उतना आपका जो है वो जो मोटिवेशन लेवल है वो लो होता चला जाएगा। मसले मसाइल बढ़ेंगे। देखिए, आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उन तवक्कात पे पूरा नहीं उतरा जो आपने उससे लगा, मजबूरी हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकती है ना। अब हर इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं मिल सकता आपको, तो वो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होता रहता है। लेकिन आप उसको हमेशा मुख्तलिफ होते हैं, जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, बंदे को समझना चाहिए भाई। समझना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं, हमें लगता है कि अगर वो बंदा हमें एक दिन में 1 घंटा दे रहा है तो अगले दिन भी हम 1 घंटे से ज़्यादा की तवक्को लगाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी तवक्कुआत को थोड़ा सा लिमिटेड करें, कोशिश करें कि ना ही लगाएं। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उनको थोड़ा सा लिमिटेड करें। शुक्रगुजारी की जहाँ तक बात है तो शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड से आपके जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, डिप्रेशन लेवल कम होता है और आपकी जो ज़िंदगी में दूसरे नफ्सियाती और घरेलू मसाइल होते हैं ना, उनमें काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। और हमें यही तो कमी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें चाहिए कि हम हर चीज़ पे शुक्र अदा करें, कम में भी शुक्र अदा करें, ज़्यादा में भी। देखिए, देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, तो वो कम भी देती है, ज़्यादा भी देती है। लेकिन हम अगर अपना शुक्रगुजारी का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई कर लें तो हो सकता है वो हमें ज़्यादा देना शुरू कर दे। क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स में पावर ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप जब शुक्रगुजारी करते हैं ना, तो आप अल्लाह ताला की हजूर बयान कर रहे होते हैं कि हमें उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र है कि वो हमें जिस हाल में भी रखा हुआ है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है, बिल्कुल, तो वो आपको मजीद देता है। जब देखें, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा मिलूंगा। तो हमारी तौक़ात जितनी उससे ज़्यादा होंगी, हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी सिर्फ खुदा की ज़ात से चाहिए। तो वो जितनी हमारी ज़्यादा होंगी उसमें हमारे शुक्रगुजारी का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है कि जो मिल रहा है उस पर शुक्र करें। हर हाल में शुक्र करें तो वो मज़ीद हमें उसमें इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जो हमने इस वक्त बिगाड़ रखी है, जिस बेचारी के साथ सत्यानाश कर रखा है, फिर हमने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना कि मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, फिर हम ये कहने लग जाते हैं। अभी तक ये स्टिग्मा हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वर्क प्लेस पे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली होना कितना ज़रूरी है। चाहे वो हम टॉपिक तो हमारा पीर के दिन का है, मंडे मॉर्निंग का है, लेकिन हम ओवरऑल हमारे जितने भी वर्किंग डेज़ है उसमें अगर मैं बात करूं तो वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट
یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے آپ کے روٹین کے اوپر؟ اگر ہم منڈے مارننگ کو ہی لے لیں تو یہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے؟ صحیح، دیکھیں ورک جو پلیس انوائرمنٹ ہے نا وہ آپ کا دو طرح کا ہوتا ہے، ٹاکسک ہوتا ہے یا آپ کا بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے، کمفرٹ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کے ذہن کو بھی سکون چاہیے. کام کا برڈن تو ایک الگ چیز ہے نا کہ وہ ہوتا ہی ہے منڈے مارننگ میں، وہ تو ہمیں ذمہ داری ہے، وہ ہم نے کرنی ہے، جتنی آپ کی ڈیلی کا ٹاسک ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا ورک انوائرمنٹ ہیکٹک ہو جائے گا، اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹاکسک ہوگا، باس آپ کو جو ہے وہ تنگ کرے گا. انوائرمنٹ کون بناتا ہے؟ ہم تو بناتے ہیں، ہم لوگ بناتے ہیں. ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، بیسیکلی ارد گرد کے لوگ بھی ہم خود ہی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر بندہ دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو وہ اپنی ذات پہ کام نہیں کرتا. میں ہمیشہ اس چیز پہ بات کرتی ہوں، بلکہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، شخصیت کی راگزر. زبردست. تو وہ بڑی اچھی بک، سیلف ریگولیٹڈ بک ہے کہ آپ اس میں کوشچنس میں نے لکھے ہیں وہ آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. اس میں ایسے سوالات میں نے لکھے ہیں جو آپ کو اپنی ذات سے کرنے چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے ہیں، چونکہ ہمارے اندر نا ایک فیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے، ہم ڈرتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہمارے اندر خوف ہے نا وہ اپنی ذات کی جستجو کا ہے. کچھ ایسے پہلو ہیں نا جن کو ہم اپنے سامنے بھی جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، خود بھی ان کو ایکسپلور کرنے میں ہمیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کا سفر کریں. تو یہ جو اپنی ذات کا سفر ہے نا یہ آپ کو آنے والی زندگی میں بہتر بنا سکتا ہے، دوسروں کی زندگیوں کے لیے بہتر بنا سکتا ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم کبھی کبھی نیگیٹو بات کر جاتے ہیں. سب کی جو ایموشنل ہیلتھ کا لیول ہوتا ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ابھی میں ینگ جنریشن کی بات کروں تو ان کا جو ایموشنل ہیلتھ لیول ہے نا یہ بہت ویک ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کی ایموشنل ہیلتھ اتنی ویک ہے کہ آپ ان کو ذرا سا کچھ بھی کہیں نا تو آپ کو پتہ ہے وہ گھنٹوں پہروں سوچتے رہتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ طنز کے جملے اور اپنے اس طرح کی جو باتیں نارملی دیکھیں کہ ہر بندہ اس کی شخصیت کے لحاظ سے، اس کی ایبیلٹیز کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. اس کی اپیرنس جو ہے وہ ہر انسان کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. آفس انوائرمنٹ میں کچھ لوگ ایک دوسرے مطلب ایسی کچھ شخصیات کو بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام دے دیں ناظرین کو کہ ایک ورک پلیس پہ کولیگس کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے تاکہ منڈے کی بات کریں، ٹیوزڈے، وینسڈے، اوور آل ورکنگ ڈیز کی بات کریں تو وہ سب کے لیے اتنا اچھا ہو کہ آفس جانے کا دل کرے، نہ کہ آفس جانے کو دل گھبرائے. پیغام دے دیں. اچھا ایسا ہے کہ ہمارے جب ہم کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہر پروفیشن کے اپنے ایتھکس ہیں، اور کسی بھی پروفیشن کا ایتھک یہ ہے کہ آپ اپنے جو کولیگ ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ کا، مینٹل ہیلتھ کا. آپ اپنے نا ایک لمیٹڈ اسٹرکچر میں رہیں. دیکھیں آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کسی دوسرے کو سامنے بیان نہیں کر سکتے. تو جب آپ اس طرح کے سوال کریں گے یا اس طرح بلی کریں گے دوسرے کو تو وہ اس چیز کو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی ایموشنل ہیلتھ کہاں پہ لائی کر رہی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے لیے اس کی رات کی نیند خراب کر دے، دن کا چین خراب کر دے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ابھی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، بڑے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں سوسائڈ کا ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا. تو یہ چیزیں اب ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم چھوٹی سی بات کر رہے ہیں تو یہ اگلے کو کتنی ہٹ کرے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مذاق کیا تھا، میرا تو لہجہ ہی ایسا ہے. بالکل ایسا ہی ہے لہجہ. اپنے لہجے کو تھوڑا سا لمیٹڈ کریں. میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ردا شوکت صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین اوبیسلی سب سے پہلے ہمیں ہماری شخصیت پہ، اپنے الفاظ کا جو چناؤ ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اپنے رویوں کو جو ہے وہ نرم رکھیں، پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آیا کرے. اور ورک پلیس کی بات کریں، ہر انسان کام کے لیے باہر نکلا ہوا ہے، کوئی اس کے وہ کوئی پرسنل اسپیس تو جگہ تو اس کی ہوتی نہیں ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ جتنے اچھے طریقے سے آپ رہیں گے، آفس انوائرمنٹ کو جتنا اچھا رکھیں گے، آپ کو کام کرنے میں اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا. بریک کی جانب بڑھیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے ہے. اور خوبصورتی کی بات کی جائے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میک اپ کرنا، اچھے کپڑے پہننا یہی خوبصورتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرتی ہے، وہ ہے آپ کے بال. ٹاپک ان ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک رپورٹ ہم شیئر کر لیتے ہیں. اور یہ کشمور سے ہے، سردائی کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے. آئیے ذرا پہلے یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کروں گی. جی
कश्मीर में गर्मी की शिदत में इजाफा होते ही शदीद गर्मी के बायस शहर में ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। शहरी बड़ी तादाद में सड़क किनारे लगे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं, जहां ठंडी खसखस घोटा सरदई सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। सूरज की तपिश और बढ़ती हुई गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। ऐसे में ठंडी सरदाई लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे मशरूबात के स्टॉल पर रश कर घोटा सरदाई गर्मी की बेहतरीन तौर समझी जा रही है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में सरदाई न सिर्फ जिस्म को ठंडक फराहम करती है बल्कि तवानाई भी बहाल करती है। जैसे कि हमारे ज़िला कश्मीर के अंदर दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, पिछले एक हफ्ते से लगातार ऐसे ही होता जा रहा है। अभी हम मशरूबात पीने आए हैं, जिनमें से वैसे तो काफ़ी मशरूबात हैं, जिनमें से एक मशरूब थादल भी गिनी जाती है, जो कि ज़िला पंजाब की यानी कि मशहूर चीज़ हमारे ज़िला कश्मीर में हर साल की तरह इस साल भी आई है, हर साल आती रहती है, जो कि कुदरती चीज़ों से बनाई जाती है। इसमें बादाम, खसखस वगैरह और भी दीगर चीज़ें जो कुदरती हैं, फ़ायदेमंद हैं, हर चीज़ के लिए फ़वाइद देती हैं। उनमें दूसरी जानिब दुकानदारों के मुताबिक गर्मी बढ़ते ही उनके कारोबार में वाज़े इजाफा हो गया और रोज़ाना की तादाद में लोग गर्मी से बचने के लिए खसखस घोटा सरदाई पीने आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नदीम मलिक, सच न्यूज़ कश्मीर। वेलकम बैक नाज़रीन। ये आपने सरदाई के हवाले से रिपोर्ट देखी है, तो वाकई हम पंजाब की बात करें तो उसकी बड़ी मशहूर ये हम कहें तो रेसिपी कह लें, सौगात कह लें, मशरूबात में से आप कह लें। अभी मैं 2 हफ्ते पहले पंजाब से वापस आई तो ये सिलसिला वहाँ पे शुरू हो चुका था। और ऑब्वियसली जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप इसको जब पीते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो ठंडक महसूस करती है। तो आई थिंक हमें इस तरह की ही मशरूबात की जानिब आना चाहिए, ना कि हम फ्रीज़ी ड्रिंक्स पीने लग जाते हैं। जो हमें एक जो फ्रीज़ी जूसेस मिलते हैं हम उनका इंटेक शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि उल्टा नुकसानदेह होते हैं। तो इस तरह के जो कुदरती अज्जा से बनी जो चीज़ें होती हैं, फ्रेश बनाई जा रही होती हैं, उस तरह के मशरूबात की तरफ आएँ ताकि आप ठंडक महसूस करें और अपने आप को हाइड्रेट रख सकें, ना कि डिहाइड्रेशन की तरफ आप जाएँ। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आखिरी हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, बालों के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। खूबसूरती जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खूबसूरती में नुमाया इजाफा जो है वो हर इंसान का बुनियादी हक है। बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें या बड़े बुज़ुर्गों की बात करें, खूबसूरत तो लगना है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, हमारे जो रोज़मर्रा की रूटीन है, हमारी जो डाइट है, उसकी वजह से हमारी इस खूबसूरती में नुमाया इजाफे की बजाय हमें इसमें कमी देखने को मिल रही है कि छोटे छोटे बच्चों के बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं, सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं, लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स लेना जो है वो शुरू कर देते हैं। रीज़न क्या है कि बालों का झड़ना दिन ब दिन हमें बढ़ता नज़र आ रहा है? बालों का सफ़ेद होना, बाल कमज़ोर हो जाना या बालों की प्रॉपर ग्रोथ ना होना, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और इसका प्रॉपर इलाज क्या हो सकता है? क्या वाकई जो हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं वही इलाज है, या दीगर जो हम सीरम या टोटके यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, क्या वो वाकई इलाज है या सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है? आइए ज़रा इस पे इन डिटेल जान लेते हैं। हमारे मेहमान जूम पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। डॉक्टर मज़हर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि इस वक्त हमारे बालों का बेजा झड़ना, चाहे वो बच्चों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, मर्द हज़रात की बात करें, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बाल कमज़ोर होता जा रहा है। वजह क्या है? इसकी कई वजूहत हैं। मर्दों में तो जेनेटिक्स बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, लेकिन उसके साथ हमारे लाइफस्टाइल भी है। और औरतों में याद रहे कि औरतों में आयरन डिफिशिएंसी बहुत कम पाई जाती है उनके मंथली पीरियड्स की वजह से, और औरतों में अक्सर औकात हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। तो ये कहना कि बालों की झड़ने की एक वजह है वो मुनासिब नहीं होगा, बल्कि एक एक इंडिविजुअल पेशेंट को देखना होगा कि इस पेशेंट में कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको हेयर लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड, लेकिन मर्दों में कम से कम जेनेटिक एस्पेक्ट जो है वो अराउंड 30-35-40% तक उसका है एक किरदार। ओके, बालों का जो है वो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि पहले तो हम कहते थे बुढ़ापे में जाके जो है ना ये चांदी आती है, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, उस पे आप ये देखें कि हमारी लाइफ स्टाइल में काफ़ी तब्दीली आई है गुज़श्ता 50-60 सालों से। अगर आप देखें तो एक हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, रात को स्क्रीन टाइम हमारा 1-2 बजे तक हम मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, हमारी खुराक में चेंजेस आ गए हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी डिफिशिएंसीज पाई जाती हैं। अगर आप खसूसी तौर पर सफ़ेद बालों की बात करें तो इसमें B5 विटामिन आयरन डिफिशिएंसी का किरदार है,
ओमेगा 3 की कमी की वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। और उसके अलावा आप समझिए कि अगर किसी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो वो भी आपको सफ़ेद बालों की तरफ प्रीमेच्योरली लेके जा सकता है। यानी कि अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और औरतों में मैं कहूँगा कि औरतों को लाज़मी है, हर औरत के लिए जो रिप्रोडक्टिव एज में यानी मेनोपॉज़ से पहले, कि वो आप आयरन लेवल चेक करें, अपना फेरिटिन लेवल चेक करें। और जो अक्सर लेवल बताया जाता है वो ये है कि 20 से ऊपर हो तो काफ़ी है, लेकिन एक्चुअली आपको चाहिए कि आपका फेरिटिन लेवल जो है 40 और 70 के बीच में रहे। और वो एक हेल्थी लेवल है जिससे आपके बालों को भी सपोर्ट मिलती है और आपके थायराइड ग्लैंड को भी सपोर्ट मिलती है। सो बट देयर आर मल्टीपल रीजंस। आप ये कहें कि एक मखसूस वजह है जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, तो वो ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक क्या हम इस एक वजह ये भी समझ सकते हैं कि हमारे जो मर्द हज़रात हैं या ख़वातीन दोनों जो हैं वो हेयर कलर बहुत ज़्यादा करवाते हैं, फिर डिफरेंट सीरम या डिफरेंट जेल लग रहे होते हैं, डिफरेंट स्प्रे, हेयर स्प्रे जब स्टाइलिंग के दौरान यूज़ हो रहे होते हैं, क्या उससे भी बाल वीक या हेयर फॉल या ये वाइट होना शुरू हो जाते हैं? उसका ये मैं नहीं कह सकता कि उसका बिल्कुल कोई किरदार नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारे लाइफस्टाइल, हमारी डिफिशिएंसीज, हमारे हार्मोनल चेंजेस, हमारी नींद और वो फैक्टर्स उससे ज़्यादा एक मतलब किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल मुमकिन है कि हमारी जो हेयर ट्रीटमेंट्स चल रही हैं कुछ ज़रा ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट्स होती हैं, और मे बी उसको गलत तरीके के लिए या गलत दुरानी के लिए अगर हम कुछ अप्लाई करते हैं तो उससे भी हमारे बालों को नुकसान हो सकता है, हमारी जड़ों को भी नुकसान हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप इसको प्रायोरिटी वाइज दें तो आई थिंक हमारी लाइफस्टाइल डिफिशिएंसीज, स्लीपिंग पैटर्न, वो चीज़ें ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। सही। हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ लोग कब आते हैं? वेल हेयर ट्रांसप्लांट जो है मेरे ख्याल में मर्दों में तो हम रिलेटिवली अर्ली कर सकते हैं। जितने कम आपके बाल चढ़े होंगे या जितनी कम आपकी उम्र होगी उतने ज़्यादा मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ मैं रिकमेंड करता हूँ। और जितना ज़्यादा गंजपन होगा उतने ज़्यादा हम हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। बहरहाल वो हर एक पेशेंट्स को अलग देखना होता है। ये मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ। औरतों में तो ज़रूरी है हर सूरत में, किसी औरत को अगर हेयर लॉस है तो प्रॉपर फुल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि अगर आप बराह रास्त हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं तो एन मुमकिन है वो हेयर ट्रांसप्लांट भी नाकाम रहे। अगर फर्ज करें सीवियर हार्मोनल इश्यूज है, मोटापा है, PCOS है, और कोई डिफिशिएंसी है, और औरतों में आई वुड से प्रोबेबली 80% औरतें ऐसी होती हैं जिनमें कोई ना कोई हमें अहम चीज़ मिलती है, यानी कि बराह रास्त हेयर ट्रांसप्लांट औरतों में नहीं करना चाहिए। और इवन जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर फर्ज करें आप PRP, PRGF की बात करें, एक्सोसोम्स, बोटॉक्स, माइक्रोनीलिंग की अगर बात करें, तो भी मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो है मैं रेकमेंड करता हूँ कि औरतों को चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाएं, जिसमें हम डिटेल में जाएं और देखें कि बालों की झड़ने की खास वजह क्या है। और जिसका आपने पहले जिक्र किया, अब ये चीज़ हम मतलब कम उम्र में भी देखी जाती है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, तो ये एक मतलब एक ऐसे ही नहीं है, एक इसकी बैकग्राउंड होती है और उसको इन्वेस्टिगेट करना खसूसी तौर पर औरतों में नहायत ज़रूरी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट हम करवाते हैं, क्या इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम कह सकते हैं कि परमानेंट है या अगेन हेयर फॉल हो सकता है? देखिए, जो बाल लगाए जाते हैं वो अमूमन या तो परमानेंट होते हैं या तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लेकिन जो आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल है उनके जो झड़ने का सिलसिला है वो जारी रहेगा। यानी हो सकता है आपने 30 साल की उम्र में अगर आपने बाल लगाए हैं फ्रंट पे, तो जहां पर आपने बाल नहीं लगाए, जो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल है, वो तो आपका हेयर लॉस प्रोसेस तो जारी रहेगा। तो वाकई तौर पर इस तरह के 4, 5, 10 सालों के बाद आप कहेंगे देखिए जी मेरे तो बाल कम हो गए, लेकिन वो बाल गिरे हैं जो आपके ट्रांसप्लांटेड नहीं। डॉक्टर मजहर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ लोग आते हैं, क्या इसका एक तो रिकवरी टाइम बता दें, दूसरा ये बताएं कि इस सर्जरी के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो जिससे लोग वाकफियत ना रखते हों और इस प्रोसीजर की जानिब बढ़ जाते हों? देखिए, रिकवरी टाइम का इतना मसला नहीं होता है। ग्रोथ टाइम का टाइम लगता है कि बालों के जो आने में जो
ग्रो करने में वो आपका साल भी लग सकते, 1.5 साल भी लग सकते हैं। ओके। हाँ, वो मतलब फुल लेकिन हम रिजल्ट लोग आने में तो इतना सब्र नहीं रखते, हमें तो कहते हैं आज बाल लगवाए, कल परसों रिजल्ट नजर आ जाए। बिल्कुल, कई लोग आते हैं, मैं देखता हूँ यंगस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी शादी है 6 माह के बाद, तो वो फिर उनको समझाना पड़ता है कि शादी तो आपकी हो जाएगी 6 माह के बाद, लेकिन बाल शायद आए, शायद ना इतनी जल्दी आए। तो इट टेक्स टाइम। तो ये जड़ों बालों को बढ़ना, आप वैसे भी अगर आप देखें, अगर आप टिंट ही करा लें तो टिंट करते हुए तो आपके बाल फुल लेंथ में आने में टाइम लगता है। सो इट टेक्स टाइम। ये रूट्स को आपने एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाना है तो उसमें टाइम लगता है। जहां तक साइड इफेक्ट्स की बात है, तो मेरे ख्याल में अगर हम ग्रोथ के हवाले से बात करें, ग्रोथ अक्सर औकात अच्छी होती है। जो फर्क आता है अच्छे डॉक्टर और जरा कम क्वालिटी के डॉक्टर में आता है इन्फेक्शन का रेट, या आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल बालों में आती है कि आपने देखा होगा कि लोगों को तो दूर से पता चल जाता है कि बाल लगाए गए हैं, उनका रुख जो है वो ठीक नहीं होता है, या बाल हेयर लाइन प्रॉपर नहीं लगी होती। यानी ये जो मार्केट में हम देख रहे हैं डिफरेंस देखने को मिलता है कि सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है या महंगा हो रहा है, उसमें बुनियादी डिफरेंस फिर ये प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। वो आपकी मतलब है कि नेचुरलनेस, नफासत, बालों का रुख है, उनकी किस डेप्थ में लगाए गए हैं, इन्फेक्शन का अमकान कम होता है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करें, अगर सर्जरी को मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक करें तो इसमें रिस्क बहुत ही कम है, इन्फेक्शन का रिस्क कम है और अननेचुरलनेस का भी रिस्क बहुत ही कम है। डॉक्टर साहब, इसमें आप बुनियादी एहतियात क्या बताते हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट? आप कोई एहतियाती तदाबीर की तरफ भी पेशेंट को लेकर आते हैं? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि पहले 2 हफ्तों के लिए आप हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते और सूरज की छांव से 2 माह तक बचाना होता है। और सूरज की छांव से जो यूवी लाइट है उसकी वजह से आपके स्कैल्प में हाइपर पिगमेंटेशन होने का अमकान होता है, जिसकी वजह से हम उनको सूरज से बचने का कहते हैं, यूवी लाइट से बचाव करना होगा। बाकी इट्स 2 हफ्तों के बाद आपके कोई इतने खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। ठीक है। हाँ, तो ये 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है कि 2 हफ्ते एहतियात की जाए ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए या कोई इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ये हेयर ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है। आपका चूँकि इंटरनेशनली भी आपका विज़िट होते रहते हैं, अभी भी आप बाहर ही बैठे हुए, तो हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही है? जिस तरह वहाँ पे लोग वहाँ के एग्जांपल्स देते हैं कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, काम बड़ा अच्छा होता है, तो पाकिस्तान में भी हमें वही रिजल्ट देखने को मिल रहा है? अफसोस से कहना ये पड़ता है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूके, मेरा क्लिनिक यूके में भी है, नॉर्वे में भी है, यूरोप हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, आई वुड से अराउंड 95-98% क्लिनिक्स जो है वो नॉन सीरियस हैं। दैट्स आल्सो इन यूरोप में भी यही देखा जा रहा है कि जो नफासत से काम करना, दे स्टे विद इन द गाइडलाइंस सेफ्टी वाइज, वो उनको ये मजबूरी होती है, लेकिन जो नफासत वालों की या नेचुरलनेस है या ओवर प्रॉमिसिंग ना करना या ओवर हार्वेस्टिंग ना करना, उन चीजों में वो एहतियात ना ही पाकिस्तान में है ना ही बाहर है। तो मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब होगा कहना कि पाकिस्तान ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा है। ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। मेरे काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं पाकिस्तान की क्लिनिक में, ऐसे आते हैं जिन्होंने यूरोप से सर्जरी की होती है और फिर उसकी मरम्मत रिपेयर के लिए मेरे पास आते हैं कि बालों की नेचुरलनेस नहीं है, उनका रुख ठीक नहीं है, ज्यादा डेप्थ में लगाए गए हैं। और कई दफा तो ऐसे भी होते हैं कि हमें जो बाल लगाए गए हैं दूसरी इवन यूरोपियन क्लिनिक से, वो बाकायदा हमें फिर निकाल के फिर ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। अच्छा। आई थिंक इट्स डाउन टू द इंडिविजुअल डॉक्टर एंड इंडिविजुअल क्लिनिक। अच्छा डॉक्टर साहब जी, हम कुछ टाइप सुनते हैं ये ट्रांसप्लांट की, जिसमें FUE है, FUT है, ये क्या है? इनमें बुनियादी डिफरेंस क्या है और बेहतर कौन सा प्रोसीजर है? जो FUT है वो आपके स्कैल्प से बैक साइड से एक स्ट्रिप काटी जाती है और फिर स्टिचिंग बकायदा होती है और वो स्कार रह जाता है, लिनियर स्कार। तो मैं उससे हरगिज नहीं हूँ। जबकि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, वहां पर एक एक जड़ को अलग से निकाला जाता है और इसमें कोई स्टिचिंग नहीं होती, ना ही लिनियर स्कार होता है। और इवन उस सर्जरी में आप दाढ़ी के भी बाल इस्तेमाल कर सकते हैं, चेस्ट के भी बाल इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे ग्राफ्ट्स भी ऑब्टेन किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि वो एक काफी सुपीरियर मेथड है अगर इससे आप मास्टर करते हो, आपके स्किल्स हों उसमें।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम हेयर बोटॉक्स का सुनते हैं, PRP और दीगर ट्रीटमेंट्स का भी सुनते हैं, क्या इन ट्रीटमेंट्स को आप रेकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल, PRP, PRGF, बल्कि PRGF ज़्यादा रेकमेंड करूँगा शायद, और बोटॉक्स, माइक्रोनीडलिंग, एक्सोसोम्स, ये सब इफेक्टिव हैं। जितने भी ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, इनके बारे में एक बात ज़रूरी है याद रखना, वो ये है कि ये परमानेंट रिजल्ट्स नहीं हैं। जिससे हम बालों की बात कर रहे थे, वो परमानेंट रिजल्ट्स आते हैं। जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स लेनी तो होगी। क्या बिफोर ट्रांसप्लांट अगर हम ये ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देते हैं तो हम ट्रांसप्लांट से फिर बच सकते हैं? अगर हम पहले से हमें अंदाज़ा हो रहा हो कि बाल कम हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है या बाल वीक हो रहा है, तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाएं? जी, उसमें यह है कि फ़र्ज़ करें अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो हो सकता है आपको 30-32 साल की उम्र में ट्रांसप्लांट करना पड़े। अगर आपको ट्रीटमेंट करते हैं तो मुमकिन है आप 45-50 तक भी आपके बाल ठीक रहें। सो यस, बिल्कुल, उससे आप या तो डिले कर सकते हैं और कुछ केसेस में इवन आप हेयर ट्रांसप्लांट पे से मुकम्मल तौर पर बच भी सकते हैं। और जो डॉक्टर साहब ख़वातीन एक्सटेंशन लगवा लेती हैं, ख़ासकर कुछ एक्सटेंशन जो हम सुनते हैं कि परमानेंट एक्सटेंशंस हैं, उससे भी जो उनके आप देखें वो अपने नेचुरल हेयर्स के साथ ही वो उनको अटैच करते हैं ना, तो क्या जो हमारे नेचुरल हेयर्स हैं, हमारे स्कैल्प हैं, वो मुतासर होते हैं उन एक्सटेंशन से? बिल्कुल, अगर तो आपने फ़र्ज़ करें एक ख़ास मौके पे कुछ शादी है, वेडिंग है, हाँ, पार्टी फॉर है, सर्टेन टाइम में कुछ टाइम के लिए अगर लगा ली। लेकिन जो परमानेंट है वो तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि उससे आपके बालों पे एक मुस्तकिल खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इरिटेशन आती है, और उसकी वजह से फिर आपके बालों को झड़ने का इम्कान बढ़ सकता है। सो परमानेंट आई वुड नॉट डू इट। इफ वन ऑफ के आपके खास एक मौका है, यू वांट टू लुक योर बेस्ट, डेफिनेटली गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हमारे सामने आते हैं जिसमें आफ्टर बिफोर की पिक्चर लगी हुई होती है और लोग बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हुए होते हैं कि भाई इस डॉक्टर का या इस सर्जन का काम तो बड़ा अच्छा है हेयर के हवाले से। क्या वो वाकई पिक्चर्स हकीकत होती हैं या कहीं ना कहीं उनमें कोई नोक झोंक राइट लेफ्ट होती है जो एक दिखावा टाइप कह लें? अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जहाँ पैसा आता है वहाँ ईमान भी बिकता है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखें तो हमारे बहुत कम पेशेंट जिनके एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स आए हैं, और वो उन्हीं के आए हैं जिनका डोनर ये बहुत ही अच्छा है। वरना ये जो रियलिस्टिक रिजल्ट्स हैं वो आपकी इम्प्रूवमेंट तो बात से आ सकती है, और यू मोर हैंडसम, लेकिन फुल डेंसिटी जो आपकी ओरिजिनल एक डेंसिटी थी वो बहुत लोग हैं। मेरे ख्याल में 10% पेशेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको इतने गंदे बाल मिलेंगे ट्रांसप्लांट के बाद। सो और इसमें मैं अच्छा कुछ तो ऐसे मैंने देखे हैं, कुछ मेरे सामने पिक्चर्स वीडियोस आए, क्योंकि सोशल मीडिया ऑब्वियसली हम सब यूज़ करते हैं, उनके बाल आफ्टर ट्रांसप्लांट बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहे होते हैं, जैसे कोई विग रखती हुई हो ऊपर, एक अजीब सा स्ट्रक्चर उनके बालों का नजर आ रहा होता है। बहुत कुछ किया जाता है और वो प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि जिस तरह की ये का ही कमाल है। और वो जो आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल लगते हैं, वो है, अगर वो एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट है, अगर कुछ विग वगैरह नहीं है तो आप समझिए कि वही बात नफासत की आती है कि बालों का रुख क्या है, किस डेप्थ में लगाए जा रहे हैं, कौन सी जगह पे कौन से बाल लगाए जा रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निकली इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आर्ट रियली। अगर आप ये कहना कि हेयर ट्रांसप्लांट बस आपके खुद के बाल एक डोनर से लेकर रिसिपिएंट एरिया में लगा, दैट इज नॉट डिफिकल्ट, वो मैं आपको 6 माह में सिखा दूंगा। अगर आप ये कहें कि हेयर ट्रांसप्लांट आप नफासत के साथ और नेचुरलनेस के साथ, सेफ्टी के साथ और प्रॉपर पेशेंट की गाइडेंस के साथ करना चाहें, तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेडिकल नॉलेज चाहिए। उसके लिए आपको जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं वो आपको समझना होगा, पेशेंट की मौजूदा जो सूरत हाल है और 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, बिफोर ये ट्रांसप्लांट की तरफ जाने से पहले क्या कोई बॉडी चेकअप, कोई टेस्ट वगैरह भी आप करते हैं? जी, वी कैन डू एक्सटेंसिव टेस्टिंग, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि बाल क्यों झड़ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हम इसलिए भी करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, तो कुछ चेकअप्स होते हैं उससे पहले, और स्कैल्प की एग्जामिनेशन भी होती है, ताकि हमें एक अंदाजा हो कि क्या इस पेशेंट का ऑपरेशन करना भी चाहिए कि नहीं। सही। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर इन्वॉल्व भी नहीं होते।
ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आखिर में पैगाम नाज़रीन को दे दें कि बगैर सर्जरी के हम हेयर लॉस को कैसे रोक सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? कोई एडवाइस जो है वो नाज़रीन को करना चाहें, आपके पास 15 सेकंड है। सबसे बेहतर यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, आपकी नई खुराक को बेहतर करें, आर्टिफिशियल फूड्स जो प्रोसेस्ड फूड है वो कम करें। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर मज़हर हुसैन साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन ऑब्वियसली बात फिर वहीं आके रुकती है कि हमें हमारा लाइफस्टाइल जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, रीसेट करने की ज़रूरत है। डाइट अच्छी करें, नींद अच्छी करें, ये अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें तो ज़िंदगी में खूबसूरती जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी, आप पे निखार आएगा, आपके बाल अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी में भी रौनकें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो अपनी रूटीन को आप रीचेक करें एक दफ़ा रुक के कि क्या वो बेहतर है, हेल्दी है। ये आज आपने ज़रूर चेक करना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।